हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बचपन के दिन। बिहार बोर्ड के बच्चों की किताब है, क्लास 7th के लिए हिंदी की किताब किसलय। इसका चैप्टर 8 बचपन के दिन। तो बचपन के दिन तो सबको बड़े प्यारे लगते हैं ना, और अक्सर जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो बड़े लोगों के बारे में जब जानना चाहते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो अक्सर वो जानना चाहते हैं कि इतने जो महान महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनका बचपन कैसा रहा होगा। तो ऐसे में एक बहुत ही महान व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम, उनके बचपन के दिन के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, तो इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस फर्स्ट पर्सन में आपको नज़र आएंगे, मैं, मेरा, इस तरीके से। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मध्यम वर्गीय समझते होंगे आप, मिडिल क्लास फैमिली, तमिलनाडु में। वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनलुब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। औपचारिक शिक्षा का मतलब है फॉर्मल एजुकेशन। जैसे जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक एक क्लास करके वो आगे की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, जूनियर स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। तो इस तरह की शिक्षा पद्धति को हम औपचारिक शिक्षा पद्धति कहेंगे, जो स्कूल कॉलेजेस के जरिए होती है। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने घर में ही पढ़ाई की होगी, घर के लोगों ने कुछ पढ़ना लिखना सिखाया होगा। ये भी कहते हैं कि वो कोई बहुत धनी व्यक्ति भी नहीं थे। इसके बावजूद भी वो बुद्धिमान थे। कौन बुद्धिमान थे? अब्दुल कलाम के पिताजी। उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। अब्दुल कलाम जी अपनी माँ की भी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ असी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी शब्द अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो पत्नी है ना, पति की जो पत्नी होती है, उसकी वाइफ जो होती है, उसी को तो हम लोग जीवन संगिनी कहते हैं। तो हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यहाँ पे एक शब्द आया पुश्तैनी। पुश्तैनी घर का मतलब होता है वो घर जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से मिलता है विरासत में। तो अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी घर वो उनके नाना जी का दिया हुआ घर हो सकता है, दादाजी का घर हो सकता है ना। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। पक्के मित्र, फास्ट फ्रेंड्स, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, है ना। लोग हिंदी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में लंगोटिया यार भी कह सकते हैं पक्के मित्रों को। तो अब्दुल कलाम जी के पक्के मित्र थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। तो आप बच्चों ने भी देखा होगा कि जो बच्चे मुस्लिम होते हैं तो ख़ास तौर पर जब वो नमाज अदा करने जाते हैं या वो अपनी मदरसा स्कूल में जाते हैं तो उनकी ड्रेस का एक ख़ास हिस्सा होता है उनके सिर की टोपी, और वो टोपी थोड़ी अलग से होती है। आप देख करके कह सकते हो कि ये टोपी पहना हुआ बच्चा मुस्लिम है और ये बच्चा हिंदू है ना। हम लोगों की टोपी, पगड़ी और इसी तरह के कुछ और भी वस्त्र आभूषण से भी उनके धर्म के बारे में जान सकते हैं, उनके पहनावे के बारे में समझ करके। तो इन्होंने कहा कि ये टोपी पहनते थे जो मुस्लिम होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। जनेऊ पहने रामानंद कहने का मतलब ये है कि इनका जो दूसरा दोस्त है रामानंद, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के का बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा।
तो बच्चों यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो नए टीचर आए थे अब्दुल कलाम जी के स्कूल में, ये डिस्क्रिमिनेशन करते होंगे, भेदभाव करते होंगे, तभी तो इन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को, जो कि हिंदू बच्चे के बगल में बैठा हुआ था, उसे हट करके पीछे बैठने को कहा। अब इस बात से अब्दुल कलाम जी का जो दोस्त है रामानंद, उसे बहुत बुरा लगा। उसने भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देखकर बड़ी उदास चेहरा बनाया। पाठशाला की छुट्टी होने पर, पाठशाला का मतलब है स्कूल, छुट्टी होने पर हम सारे बच्चे घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताया, मतलब मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को। तो ये बात सुनकर के रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने उस शिक्षक महोदय को बुलवाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता, है ना, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी और सांप्रदायिकता, हम लोग कहते हैं ना, ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर बात सांप्रदायिकता की है, कम्युनलिज्म की बात है। तो रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जी ने उस टीचर को बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें इन इनोसेंट बच्चों के मन में इस तरह की भावना नहीं डालनी चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए हुए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, सॉरी बोला होगा, माफ़ी मांगी होगी, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और धर्मनिष्ठता में उनके विश्वास की वजह से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया और उसके बाद से वो क्लास के बच्चों में कभी भी जाति, रंग या धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करते थे। एक शब्द देखा यहाँ हम लोगों ने, धर्मनिरपेक्षता, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलरिज्म। कहते हैं ना हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, कट्टर होना, लेकिन वे कुछ न कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। साइंस के टीचर थे, तो वो अब्दुल कलाम के साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अर्थात अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, रात के खाने पर। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि भाई उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर निमंत्रित किया गया है, तो ये बात अब कैसे होगी। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो फिर अय्यर जी ने मुझे फिर अगले रात के खाने पर आने को कहा और उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं, तो वो बोले कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब तुम इस व्यवस्था को बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं, ऐसा होता है। तो अगले सप्ताह जब अब्दुल कलाम फिर से उनके घर रात्रि भोज पर गए तो उनकी पत्नी अब्दुल कलाम को अपने रसोई घर में ले गईं और स्वयं अपने हाथों से खाना परोस करके खिलाया। कहने का मतलब है कि ये जो साइंस के टीचर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया होगा, समझा लिया होगा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वार्ज हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक अय्यादुरी सोलोमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग के व्यक्ति थे। स्नेही, बच्चों को प्यार करने वाले और ओपन माइंडेड। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे कि अच्छा करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरी सोलोमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए, है ना, अच्छे संबंध डेवलप हो गए। वे कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर उनके जो टीचर हैं सोलोमन, उन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ में एक सीक्रेट शेयर किया कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 3 शक्तिशाली ताकत, है ना, 3 पावरफुल ताकतों
को समझना चाहिए। और वो 3 शक्तिशाली ताकतें हैं क्या? इच्छा, डिजायर, आस्था, आस्था का मतलब है विश्वास, कॉन्फिडेंस, भरोसा, और उम्मीदें, उम्मीदें का मतलब है होपफुल होना, ऑप्टिमिस्ट होना, आशावादी होना। तो उन्होंने 3 शक्तिशाली ताकतों का नाम लिया, इच्छा, आस्था और उम्मीद। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। तीव्र कामना करने का मतलब है तगड़ी इच्छा शक्ति होना कि नहीं, मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। अब ये चाहिए ही चाहिए, ये वाली बात, ये तीव्र कामना की बात बच्चों को टॉफ़ी खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो उनके साथ में ना जीवन का बड़ा लक्ष्य जुड़ा हुआ होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना ही बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है तो बनना ही बनना है, ये वाली तीव्र कामना। तो यही बात समझाई उस टीचर ने अब्दुल कलाम जी को कि अगर तुम्हारे अंदर में ये बातें होंगी तो तुम निश्चित रूप से उस चीज़ को पा सकोगे जिसकी भी कामना करोगे, जो तुम्हारा एम्बिशन होगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। नियति का मतलब है डेस्टिनी। तो क्या कहा उन्होंने कि निष्ठा और विश्वास से, है ना, समर्पण होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपने आप पर, अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, तो तुम बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। एक और बात वो कहा करते थे कि भाई सबके भीतर में कोई ना कोई छिपी हुई शक्ति होती है। तो ये बात मैं भी कहता हूँ सारे बच्चों से कि हर बच्चे को भगवान ने स्पेशल बनाया है, तो हर बच्चे के अंदर में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी है। बात बस ये है कि बच्चा सही उम्र में उस एबिलिटी को पहचान ले, उसे डेवलप करे, उसे आगे बढ़ाए, है ना। और इस काम में उसकी छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करने में उसके टीचर्स का, उसके पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है, समाज का भी बड़ा रोल होता है। तो समाज को भी बच्चों के अंदर में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने में मदद करनी चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही बनती है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम जी के बचपन का एक छोटा सा अध्याय जो मैंने पढ़ करके सुनाया, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। आप इससे प्रेरित भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। तो इसी तरीके से और भी महान लोगों के बचपन के किस्से लेकर के मैं आऊँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आगे चल करके मैं बिहार बोर्ड के क्लास 7th के बच्चों के लिए और भी चैप्टर्स, हिंदी के, इंग्लिश के, सॉल्यूशंस, साइंस, SST लेकर के आऊँगा। कभी कभी मैथमेटिक्स के चैप्टर भी लाऊँगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।